हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त दीपाली पांडे। तो आशा करती हूँ मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने जरूर देख लिए होंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 4 लेक्चर्स प्रीवियस जो है मेरे, चारों ही पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है मैंने, जिसमें आप यदि देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। पुराने क्वेश्चंस पेपर में जो भी पूछे गए हैं उनको हमने सॉल्व किया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स में। फोर्स तक हमने पढ़ लिया था, आज हम आगे का लेक्चर देखते हैं। तो आज हम बात करते हैं इंपल्स की। इंपल्स क्या होता है? संवेग में परिवर्तन जो है आपका आवेग कहलाता है, या कहें इंपल्स जो है, इफ अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपका क्या कहलाता है? उन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है इंपल्स। फोर्स इनटू टाइम या कहें चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इंपल्स। हिंदी में कहें तो यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो हम बल और समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में पूछता है कि इसकी यूनिट क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है, और क्या यह सदिश राशि है या नहीं। तो भाई बल आ गया तो हमको पता है कि बल आ गया यानी कि होगी सदिश राशि, ठीक है। संवेग परिवर्तन कह रहा है यानी कि होगी सदिश राशि, संवेग आ गया। तो आवेग जो है वो क्या है? आपकी एक सदिश राशि है। और जो आवेग की इकाई है वो क्या है? देखो, आवेग बराबर क्या है? बल गुणे समय। बल की यूनिट होती है न्यूटन, समय की होती है सेकंड। तो क्या बन गया? न्यूटन सेकंड। यदि डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो हम निकाल लेंगे पहले बल का डायमेंशनल फॉर्मूला। बल यानी कि F इज इक्वल टू होता है ma। तो F इज इक्वल टू ma, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा mLT टू द पावर -2, और m हमने बल का कर लिया, समय का हो जाएगा t। तो आपका जो आवेग का आएगा वो क्या बन जाएगा? mLT टू द पावर -1। तो आवेग का विमीय सूत्र यदि पूछता है तो क्या कहेंगे? mLT टू द पावर -1। और यह एक सदिश राशि है, साथ ही इसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड। क्लियर हुआ? तो ये है इसकी इकाई। क्वेश्चंस इससे 3-4 क्वेश्चंस ये इससे बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, घर्षण की बात करते हैं। घर्षण क्या होता है, ठीक है, बल क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है। देखिए, जब भी घर्षण दिमाग में आए तो हम क्या आता है, हमारे डेफिनेशन जो उसकी डेफिनेशन जो है घर्षण की वो क्या आती है? डेफिनेशन है घर्षण की, कहता है घर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु की आपेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, वही आपका कहलाता है घर्षण बल। देखो, 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु गति करने ही वाली है, और कोई वस्तु गतिमान है, यानी कि यहां से छोड़ दिया मैंने रिमोट, गति कर गई। तो इन 3 स्थितियों के अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया है? घर्षण को डिवाइड भी किया है। तो आइए देखते हैं कि घर्षण है क्या। जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स और रोल्स, ठीक है, या कि स्लाइड हो रही या कि रोल हो रही है ओवर अनदर बॉडी ऑन अ सरफेस, देन फोर्स अपोजिंग द मोशन, जो बल है अपोज करता है उस गति का, ठीक है, बिटवीन दो सर्फेसेस ऑफ द बॉडी विच आर इन कॉन्टेक्ट, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। कहें घर्षण बल क्या है? तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती या लुढ़कती है, ठीक है, या कि आप बॉल खेल रहे हैं या कि लुढ़क रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, ऐसा करने का प्रयास करती है तो उनके मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बलों को घर्षण बल कहते हैं। ऐसे समझिए कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और ये कोई सतह है, इस सतह पर रखा हुआ है, यानी कि कोई ब्लॉक एक सतह पर रखा हुआ है। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि ब्लॉक सतह पर रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक देखा जाए तो इस ब्लॉक में यहाँ बहुत छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं? खांचे बने होते हैं, और इस सतह पर भी क्या होते हैं? खांचे बने होते हैं। और यदि मैं कहूँ कि यदि ये ब्लॉक का खांचा है, सपोज मेरी फिंगर्स, और जो ये है ना समतल जो है
ये खांचे हैं, तो इन दोनों के बीच जो इंटरलॉकिंग होती है ना, यही क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच इंटरलॉकिंग होगी तो वही आपका कहलाएगा फ्रिक्शन। यानी कि ये चीज हम देख नहीं पाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होती, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इन दोनों खांचों के बीच में ही क्या होता है, एक इंटरलॉकिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, घर्षण होता है। तो यदि आपने इस दिशा में बल को लगाया, किस दिशा में लगाया, इस दिशा में बल को लगाया, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, हमेशा हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि क्या घर्षण बल हमारे गति के समान दिशा में कार्य करता है या विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो आप कहेंगे विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या कह रहा है, घर्षण क्या है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है, तो ऐसा करने पर क्या है, जो एक बल कार्य करता है जो उसकी गति को विरोध करता है, ठीक है, जो सापेक्षिक गति हो रही, रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसका विरोध करता है, वही आपका कहलाता है घर्षण बल। ठीक है, क्या कहलाता है, आपका घर्षण बल कहलाता है। तो क्लियर हुआ कि घर्षण बल क्या है। ठीक है, यदि कोई वस्तु रिलेटिव मोशन कर रही है तो अपोज, यानी सीधा समझो कि अपोजिंग फोर्स है ये, ठीक है, विरोध ही करेगा। ठीक है, तो जो विरोध करने वाला फोर्स है वही अपेक्षिक गति का, वही आपका कहलाता है घर्षण बल। आइए एक एग्जांपल है, ये देखो, जैसे मैंने अभी ब्लॉक बनाया था, ये ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें यदि आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, इस ब्लॉक को आगे पुश कर रहे हो, तो जब पुश करोगे तो गति आगे की तरफ होगी, इसका मोशन आगे की तरफ होगा। लेकिन जो फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा और इसको जो मूवमेंट है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, और यही कहलाता है घर्षण या फ्रिक्शन। क्या कहलाता है, घर्षण या कि फ्रिक्शन। क्लियर। तो देखो, ये जो छोटे छोटे ऐसे बनाए गए ना, ये दिखाया गया है कि भाई ऐसा फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में दोनों सतहों के बीच में, इन दोनों सतहों के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है घर्षण बल। घर्षण बल की वजह से ही कोई वस्तु मूवमेंट कर पाती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, फिसल जाएंगी चीजें। ठीक है, मेरे ही हाथ में बहुत सारा ऑयल लगा होता, रिमोट में भी होता, और मैं थोड़ा सा ही ऐसे करती स्लाइड तो रिमोट तुरंत गिर जाता, लेकिन ऑयल नहीं लगा तो मैंने इतना भी टिल्ट कर लिया, रिमोट नहीं रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से ही कोई वस्तु गति कर पाती है और स्थिर भी रह पाती है। स्थिर रहने में हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे जो खांचे होते हैं उनके बीच इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन के बाद देखते हैं कि मैं डेली लाइफ में फ्रिक्शन कैसे कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखो, ओपनिंग अ बॉटल, यदि आप कोई बॉटल खोल रहे हो तो बॉटल की कैप में यदि वो खांचे ना बने हो तो क्या आप बॉटल खोल पाओगे? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, आप नहीं खोल पाओगे, क्योंकि यदि वो एकदम चिकनी बना दी जाए तो आपका हाथ फिसल जाएगा। ठीक है, कई बार होता भी है कि दवाइयों का बॉटल ना, हम यदि उसको दांत वात से चबा दिए तो वो खुल ही नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि हमने ना उसका क्या खत्म कर दिया, उसका जो बना हुआ था फ्रिक्शन, वही हमने खत्म कर दिया। तो फ्रिक्शन के बिना आप ये बॉटल खोल नहीं पाएंगे। वॉकिंग, फ्रिक्शन के बिना आप चल नहीं पाएंगे। आपके जूतों में छोटे छोटे जो गैप्स बनाए जाते हैं वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं आपको चलने के लिए। धरती और आपके जूते के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है, जिसकी वजह से आप चल पाते हैं। जैसे कि टायर, ये टायर में जो ये छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं, ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो टायर है वो रोड पर आसानी से दौड़ सके, चल सके। ठीक है, दोनों ही फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये जूते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जूते हैं, सभी में खांचे बनाए गए हैं। ठीक है, क्यों बनाए गए हैं? ताकि आप मूवमेंट कर सको, आप स्केटिंग कर सको, दौड़ सको, चल सको। यदि ये खांचे नहीं बनाए जाएंगे, एकदम प्लेन जूता बना दिया जाएगा, तो आप क्या चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। ठीक है, और है जैसे देखिए कोई कार चल रही है, ठीक है, अब यदि कार आगे की ओर जा रही है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किधर काम करेगा? उल्टा काम करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट काम करता है, यानी कार यदि आगे की तरफ
तरफ जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, तभी आपकी कार गति कर पाती है। कार के जो पहिए होते हैं, पहिए ऐसे कुछ खांचे बने होते हैं जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कार गति कर पाती है। अब देखो जैसे कैरम है, ठीक है, कैरम में क्या होता है, बहुत दिन खेलते खेलते उसमें बहुत ज्यादा खुरदुरापन हो जाता है, फिर हम पाउडर डालते हैं जिसकी वजह से हम खेल पाते हैं, ठीक है। तो कैरम में भी क्या है, फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल है। ये सारे ही हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स के बाद कुछ हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम उनको देख लेते हैं, ठीक है, कैसे कैसे वो टाइप्स हैं हमारे फ्रिक्शन के। पहला जैसे कह रहा है नो मोशन, यदि कोई वस्तु गति नहीं कर रही है, यदि कोई वस्तु गति नहीं कर रही है, स्थिर रखी हुई है तो आप यहां से बल लगाएं, ठीक है। सपोज आपने ट्राई किया कि अरे यार मैं फोर्स लगा के इस ब्लॉक को खिसका दूं, लेकिन ये नहीं खिसका, ठीक है, तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कोई वस्तु स्थिर है तो भी उसमें घर्षण बल कार्य कर रहा है, वो घर्षण बल क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। यदि कोई वस्तु स्लाइडिंग कर रही है, खिसक रही है, तो उस पर लगने वाला स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। यदि कोई वस्तु रोल कर रही है तो उस पर लगने वाला जो बल है, घर्षण बल, वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और यदि कोई वस्तु हवा में गति कर रही है तो उस पर लगने वाला बल एयर फ्रिक्शन कहलाता है। और यदि कोई वस्तु मतलब पानी में गति कर रही है तो वो विस्कस फ्रिक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि कोई वस्तु जमीन, हवा, पानी कहीं पर भी गति कर रही है तो फ्रिक्शन की नीड है, बिना फ्रिक्शन के गति नहीं पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो मतलब घर्षण बल है वो किस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है। देखो ये बढ़िया साइकिल चला करके आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, सपोज करो मॉर्निंग वॉक में जा रहे हो, सुबह उठ जाते हो आप लोग जल्दी, ठीक है, नहीं उठते तो चलो इवनिंग वॉक पे जा रहे हो, ठीक है। यदि आप लोग इवनिंग वॉक पे जा रहे हो, सपोज करो इधर, तो यदि आप इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो तो जो आपका घर्षण बल है इस पहिए द्वारा इस रोड पर लगेगा इस डायरेक्शन पे, इस भी पहिए द्वारा लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि गति इस डायरेक्शन में हो रही तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की ओर, ठीक है। तो ये है डायरेक्शन। अभी देखते हैं हम, यदि कोई ब्लॉक है, सपोज करो ये कोई आपका ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक क्या हुआ है, रखा हुआ है। अब यदि ब्लॉक रखा हुआ है तो इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ तो भार होगा। तो जो वस्तु का भार होता है, मैंने एक ब्लॉक कहा, किसी भी वस्तु का जो भार होता है, भार जो अप्लाई करता है बल नीचे की ओर, W इज इक्वल टू कितना, mg, ठीक है। यदि आप इस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव कर रहे हो, आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे ही आपने उसको मूव कराया आगे की तरफ, तो आपने बल लगाया आगे की तरफ, तो आपका फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट इस डायरेक्शन में। तो आपने इस डायरेक्शन में लगाया फ्रिक्शन फोर्स, तो दो बल हो गए आपके, एक हो गया अप्लाइड फोर्स, एक हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अब ये दोनों बल जो हैं ये वस्तु के भार की वजह से, और ये क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो चार तरह के बल कार्य करते हैं। यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो सीधी बात है कि यदि हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इस दिशा में, हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इस दिशा में लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। चलिए आगे देखते हैं। पहला है, अब देखिए हम देखते हैं कि हमारे जो घर्षण है ना, हमारा जो फ्रिक्शन है वो कितने प्रकार का होता है। फ्रिक्शन जो है तीन तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कहें, हिंदी में कहें स्थैतिक घर्षण, लिमिटिक फ्रिक्शन कहें सीमांत घर्षण बल, और तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन कहें गतिज घर्षण बल। तो आइए देखते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। पहला है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, अब मैंने कहा था जब घर्षण हम पढ़ेंगे तो हम तीन कंडीशंस को शुरू में बताया कि दिमाग में रखेंगे। एक, जब वस्तु ऐसे स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर रखी हुई है, दूसरा एक मूवमेंट करने वाली है, ठीक है, और तीसरा मूवमेंट कर गई। इन तीनों कंडीशन में जो घर्षण बल कार्य करते हैं वही यहाँ पर है। तो पहला कंडीशन है जब वस्तु स्थिर रखी हुई है तो भी इन दोनों की सतहों के बीच में क्या है आपका घर्षण लग रहा है, वही आपका कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, या कहें the force of friction that
comes into play between two surfaces in contact before the actual motion start. मोशन स्टार्ट नहीं हुआ था, मोशन स्टार्ट होने के पहले जो है जो बल लग रहा है वो आपका कहलाता है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल Fs इज इक्वल टू होता है μs इंटू आर, जहां पर μs जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और r जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। हिंदी में कहें स्थैतिक घर्षण बल क्या है, तो जब कोई वस्तु जो है, जब एक वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, अभी वो वस्तु चली नहीं है, हम इसको चलाने का प्रयास करने वाले हैं, ठीक है, तो गति की अवस्था में आने से पहले, गति की अवस्था में आई नहीं, आने से पहले स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और स्थैतिक घर्षण बल Fs इज इक्वल टू होता है μs इंटू आर, जहां पर आपका μs जो है, μs क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, और r जो है आपका वो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि क्या, प्रतिक्रिया बल कहलाता है। तो कुछ समझ आया आपको स्थैतिक घर्षण बल क्या है? सीधा आप इतना समझिए कि यदि कोई वस्तु को ऐसे रख दिए आप, ठीक है ना, अब वस्तु यदि रखी हुई है तो वस्तु अपनी सतह से, जो नीचे की सतह और हमारा जो हाथ है, ये दोनों ही सतहें फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही होती तो वस्तु फिसल कर गिर गई होती। तो ये दोनों जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वही आपका कहलाता है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक से आप समझ सकते हो, स्थैतिक का मतलब है कि कोई वस्तु जो है रखी गई है, स्थिति अपनी पोजीशन पे है, रखी गई है, ठीक है, और स्टैटिक इंग्लिश में तो क्लियर ही है कि स्टैटिक है यानी कोई वस्तु फिक्स रखी गई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल या कहें लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसका मैक्सिमम फोर्स वो क्या कहलाता है? आपका कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला म्यू इंटू आर होता है। म्यू1 क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। हिंदी में कहें सीमांत घर्षण बल क्या होता है? तो जब वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी वस्तु रखी हुई थी, आप इस एग्जांपल से समझो कि यदि ये कोई ब्लॉक है और ये किसी सतह पर रखा हुआ है, अब इस वस्तु पर आपने कितने 20 न्यूटन का बल लगाया है, ठीक है, 20 न्यूटन का बल लगाया, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो हम पहले Fs से समझते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन सपोज कितने का है। यदि 10 न्यूटन का है तो आपने यदि फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा का बल लगा दिया तो आपकी वस्तु गति कर जाएगी, लेकिन यदि आपने इस Fs से यानी फ्रिक्शन फोर्स से कम या बराबर का लगाया तो वस्तु गति नहीं करेगी। लेकिन जब आपने सपोज करो कि आपने 5 न्यूटन का बल लगाया, तो भाई 5 न्यूटन लगाए हो तो गति तो नहीं करेगी, लेकिन यदि आपने 10 न्यूटन लगा दिया तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टैटिक फ्रिक्शन की? 10 न्यूटन है, तो आपने 10 न्यूटन का ही लगा दिया तो वो हो जाता है सीमांत घर्षण बल, या कहें कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि वस्तु बस अब गिरने ही वाली है। अब 10 से जैसे ही ज्यादा हो गया 20 न्यूटन तो आपका हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, या कहें गतिज घर्षण बल। उसको आगे देखते हैं। अभी आपका क्या होता है? आपका जो लिमिटिंग सीमांत घर्षण बल इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, जहां पर ये जो म्यू होता है आपका क्या होता है? सीमांत घर्षण बल गुणांक कहलाता है, तथा आर जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये एग्जाम्पल बेस्ट है, इसी पे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कंसेप्चुअल 1-2 पूछ लेता है, और तीसरा फिर इन्हीं में से कि आपका कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए तो आपका मूवमेंट होगा। तो बस आप इतना ध्यान रखो कि सब बस इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। आपने एक ब्लॉक को एक सतह पर रख दिया, आपने उसमें 20 न्यूटन का बल लगाया। अब यदि स्थैतिक घर्षण बल आपका 10 न्यूटन का है तो वस्तु आपकी मूव कर जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि आपने जो बल लगाया उस फ्रिक्शन से ज्यादा लगाया। भाई सीधी बात है ना, मैंने कहा था कि इंटरलॉकिंग है ना आपका फ्रिक्शन। अब यदि इंटरलॉकिंग 10 न्यूटन का है तो आपने 10 से ज्यादा का लगाओगे तो जाहिर सी बात है वो मूव कर जाएगी। लेकिन यदि आप 10 न्यूटन से कम का लगाओगे तो क्या इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपका यदि आपको मूवमेंट चाहिए तो आप इस इंटरलॉकिंग से ज्यादा का फोर्स लगाओगे तो आपका क्या कहलाएगा? आपका वो हो जाएगा 20 न्यूटन। यदि आपने लगाया तो आपकी वस्तु
मूव करेगी, यदि आपने 10 न्यूटन से कम का फोर्स लगाया तो वस्तु मूव नहीं करेगी। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा है आपका, नेक्स्ट है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर द अदर बॉडी देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस। यदि वस्तु गतिमान है, रिमोट अब गतिमान हो गया, वस्तु यहां से गिर रही है, स्लाइड कर रही है, तो मेरे हाथ और इस रिमोट के बीच में जो हमारा बल होगा वो आपका कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, या हिंदी में कहें गतिक घर्षण बल। तो जब एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है तो उनके मध्य जो आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल है वही आपका कहलाता है गतिक घर्षण बल, या कहें एफ के। एफ के प्रोपोर्शनल होता है आर के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो एफ के इज इक्वल टू हो जाता है म्यू के इंटू आर, जहां पर म्यू के क्या है? गतिज घर्षण गुणांक, या कहें कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और आर जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो क्लियर हुआ? एक चीज बस ध्यान में रखना है कि वो जो बॉडी है, जो वस्तु है, वो मूवमेंट कब करेगी? जब आप उस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा का बल लगाओगे। ठीक है? अब क्वेश्चन क्या पूछता है? म्यू के की वैल्यू दे दिया आपको और पूछ लिया कि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। भाई वैल्यू पुट कर दी, आर इज इक्वल टू हमने mg पुट कर दी। अब सपोज आपको मास दिया हुआ है किसी वस्तु का, ठीक है, 10 kg, ठीक है, और जी हमको पता है 10 होता है, ठीक है, 10 हम जी की वैल्यू लेके चलते हैं। अब यदि आपको एफ के पूछा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा और म्यू के की वैल्यू भी दे दिया है, सपोज म्यू के इज इक्वल टू 0.3, तो क्या आप एफ के नहीं निकाल लोगे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तीनों को मल्टीप्लाई करके? बस ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू क्लास।